तो एक अच्छी केस स्टडी जो कि दुनिया भर को पता है वो है याहू बॉयज़ की। इसमें खास पता है क्या था कि वो क्रिमिनल्स दूसरे क्रिमिनल्स को ट्रेन कर रहे थे। किसी को भी उल्लू बनाना है ना तो दो ही चीज़ें होती है, नीड और ग्रीड। इस मेथडोलॉजी को ना इसको पिग बुचरिंग कहते हैं। तो जैसे कि मुर्गे को काटने के पहले खूब सारा खाना खिलाओ। एक बार फिर से अमिताभ आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं जो हाल ही मैंने एक आर्टिकल ऐसा पढ़ा जिसको पढ़कर मैं काफ़ी हैरान रह गया, और जिसके साथ ये हुआ अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको भी जानकर हैरानी होगी। तो क्योंकि तुम इतने सालों से ट्रस्ट एंड सेफ्टी में काम कर रहे हो तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनकी कॉमन स्ट्रेटजीज़ और क्या ऐसे टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसमें वो लोग भी फंस जाते हैं जो एक्सपर्ट हैं। हाँ नहीं, ये बहुत अद्भुत है और ये बदला है कोविड के बाद से, जब से इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम आया है। तो एक अच्छी केस स्टडी जो कि दुनिया भर को पता है वो है याहू बॉयज़ की। इसमें खास पता है क्या था कि वो क्रिमिनल्स दूसरे क्रिमिनल्स को ट्रेन कर रहे थे। तो अब इस पहले ऐसा होता था कि एक दो आदमी था, पता नहीं था कि कैसे क्राइम होता है, लेकिन अब इंटरनेट की दुनिया में ना ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही स्पीड से दौड़ती है और क्रिमिनल्स को कोर्सेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम ये कर लो, इसका 5% हमको दे देना। तो क्रिमिनल की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा, उनके पास एक ऐसा टूल आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि सही में बहुत ही अद्भुत है, पहले से बहुत आगे है। और जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता वो इसको कंप्यूटरी जादू से कम नहीं मानता। मतलब कि अगर हम देखें चैट जीपीटी को हम लोग काम में इस्तेमाल करते हैं, क्या अद्भुत चीज़ है। तो ये जो लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन है ना, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, किस तरीके का मैसेज जा रहा है, ये कोई नौसिखिया नहीं भेज रहा, ये अरबों करोड़ों मैसेजेस भेज के उन्होंने सीखा है कि क्या काम करता है। इसकी क्वालिटी टेस्टिंग बड़ी हाई लेवल की हुई है, इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए समझदार लोग ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ आदमी कहेगा अरे अनपढ़ को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो कैसे सोचता है हमें नहीं पता, लेकिन पढ़े लिखों का डेटा है हमारे पास। ओके, तो जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, तो इस आर्टिकल में मेंशन किया है कि जिस इंसान के साथ ये फ्रॉड हुआ वो खुद जो है स्पेशलाइजिंग इन साइबर फ्रॉड प्रोफेशनल है, वो जिसके साथ ये हुआ। तो वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोफेशनल जो हैं वो भी मात खा जा रहे हैं? यार इसको मतलब किसी को भी उल्लू बनाना है ना तो दो ही चीज़ें होती है, नीड और ग्रीड। क्या उसकी ज़रूरत है और क्या उसको, इसकी ग्रीड को क्या कहेंगे हम लोग? लालच। ज़रूरत और लालच या बेबसी, इसी में व्यक्ति बह जाता है। साधारण व्यक्ति, शांत व्यक्ति, थोड़ा सा हम्बल व्यक्ति, उसे मूर्ख बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो धीरे धीरे सुनेगा। दूसरा, अहंकारी व्यक्ति, जब मुझे लगता है ना कि मुझे बहुत कुछ आता है तब मुझे मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। लेकिन इन सबको भी बगल में रखते हुए कभी कभी ऐसा जो सामने से आपको दिखाया जा रहा है ना, वो इतना ज़्यादा सच लग रहा है, और मन में कौन नहीं चाहता यार कि मैं 10 लाख दे के 20 लाख कमा लूँ। ये बात किसको बुरी लगेगी, लेकिन सच, कड़वा सच ये है कि सिवाय 8 से 15% के, वो भी 1 साल के बाद, रिटर्न कहीं पर भी नहीं होता। हिंदुस्तान का सारा आप लीगल कोई भी इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, स्टॉक बाजार, शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, वो कूदता फांता रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इतना ही रिटर्न है। तो जहाँ पर आपको रिटर्न, मैं तो कहता हूँ 20 भी छूने लग जाए ना, अपने 3-4 एक्सपर्ट्स इंटरनेट पे आप कर लीजिए, डबल। मुझे नहीं लगता कोई भी लीगल स्कीम में पैसा डबल हो सकता है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं, कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है। ये जो आपने नीड और ग्रीड बोला, तो इसमें जिस वजह से हुआ तो वो ग्रीड था, क्योंकि उसको एक इतना बड़ा लालच दिया गया। स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ ऐसी थी क्वेरी कि उसको इतने बड़े रिटर्न का वो दिखाया गया, तो जिस चक्कर में वो फंस गए और उन्होंने करीबन करोड़ के करीब का जो है नुकसान। इस मेथडोलॉजी को ना इसको पिग बुचरिंग कहते हैं। तो जैसे कि मुर्गे को काटने के पहले खूब सारा खाना खिलाओ। तो उसका तरीका क्या होता है कि पहले मैंने आपसे 10 रुपये इन्वेस्ट कराए, आपको 100 दे दिए, फिर 100 करवाए, 1000 दे दिए, 1000 के 10,000, 10,000 में 1 लाख, 1 लाख के बाद 10 लाख। अब क्या है, मेरा और आपका रिश्ता 100 से शुरू होकर के 10 लाख तक आ गया। अब मैं 1 करोड़ करवाऊंगा और गायब हो जाऊंगा। तब मेरी कमाई कितनी हुई? 90 लाख की। लेकिन आपका विश्वास तो था यार, ये बंदा तो दे रहा है, राइट। तो ये जो तरीका है ना,
इसी में सीधा मतलब मैं इसमें कंजर्वेटिव होकर के बोल रहा हूँ कि बिना मेहनत के दोस्त आज तक धरती पे कोई व्यक्ति नहीं जिसको पैसे मिले हो। और मैं तो बहुतों से पूछ चुका हूँ, मुझे बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बताया जाता है जिसमें क्रिप्टो है, गेमिंग है, फलाना ढिमकाना। आज तक मुझे एक आदमी खुद नहीं मिला, सबके दोस्त के दोस्त ने उन्होंने पैसा कमाया। मैंने बहुतों से पूछा यार तुमने इसमें कितना पैसा कमाया, आप भी अपने दोस्तों से जाके पूछिएगा और उससे कह दिखाओ कितना पैसा कमाया तुमने। मुझे आज तक कोई नहीं मिला। और जबकि मैं ये काम करता हूँ पिछले 5 साल से, तो लोगों को एकदम गिरबान पकड़ के पूछता हूँ कि अच्छा मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जिसने इतना कमाया हो, जिसने इतना कमाया। और ज्यादातर दोस्तों ने पैसा खाली कमाया है। तो तुम्हारे हिसाब से फिर इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरीके के जो हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का लालच दिया जाता है, उसकी लेजिटिमेसी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? सिंपल है, अपने बैंक के थ्रू, अपने पुराने ब्रोकर के थ्रू, उस व्यक्ति को जिसको आप बचपन से जानते हो, आपके पिताजी ने पैसा लगाया हो। पैसे की बात ये पहली बार पिछले 5-10 साल में हम सुन रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज पे आप अपनी पूरी निजी जिंदगी बताए जा रहे हैं। ये जो ट्रस्ट है ना व्हाट्सएप का, इसको कम कर दीजिए। आज तक बिना जाने हुए नंबर, जाने हुए लोगों ने तो कभी किसी का भला किया नहीं, उससे हाय आता है, उससे बातें हो जाती, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसको कोई दूर से देखेगा ना तो खुद ही बता देगा कि ये मूर्खता है। लेकिन उस वक्त की जो ग्रीड है ना, यार 10 रुपए लगा के देखते हैं ना क्या प्रॉब्लम है। और जो सामने वाला है ना, उसने एकदम परफेक्ट स्कीम बताई है, उसकी टर्मिनोलॉजी और किसी भी बैंक की किसी भी प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी एकदम सेम है, भाषा सेम है, लुक सेम है। लेकिन अगर आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया और वैसे ही कमाया जाता है तो आधे घंटे लेके बैंक चले जाइए, खुशी, या बैंक को फ़ोन कर दीजिए। कौन सा ऐसा बैंक है जो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता इस वक्त? मैं हमेशा इसमें भी ओल्ड स्कूल ही जाऊँगा। अपने बैंक के सारे प्रोडक्ट्स, बड़े अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, या फिर जो आपके वेरीफाइड स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स, उन पे आप क्या कहते हैं पैसा लगाइए, रादर दैन कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आए हुए मैसेजेस पर, क्योंकि वहाँ पर कौन उसके पीछे बैठा है किसी को नहीं पता। तो साइबर सिक्योरिटी के इस फील्ड में जो रेगुलर ट्रेनिंग और अवेयरनेस के बारे में, मतलब उसके बारे में कितने अपडेट्स जो है वो, एक तो ज़रूरी कितने हैं वो तो ऑफकोर्स ज़रूरी है ही, दूसरा कि जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं उनको किस तरीके से अप टू डेट रखा जा सकता है? हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है ना हिंदुस्तान में, तो वो शर्म के मारे किसी को बताता नहीं, तो हमें लगता है हमारे साथ ही वो। मैं अभी एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी RWA में चले जाइए, किसी न किसी के साथ ये केस ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उसने खुल के बात नहीं बताई। तो पहली चीज़ आपको सतर्क रहना है कि कोई भी क्यों आपको पैसा देने आ रहा है, भाई कहाँ से आ गए ये लोग। बैंक आपको क्यों पैसा देता है, प्रोडक्ट बेचता है, उसको उसका परसेंटेज मिलता है। स्टॉक ब्रोकर आपको एक स्टॉक बेचता है, उसको उसका परसेंटेज मिलता है। सिंपल बिजनेस मॉडल। ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है कि 100 रुपये देकर के 1000 रुपये वापस दिए जा रहे हैं? तो समझदार व्यक्ति को ये बात सोच लेनी चाहिए। अब वही है कि कहीं झूठी खबरें पढ़ के सुना था कि इंटरनेट पर लॉटरी निकल जाती है, ये हो जाता है। इंटरनेट असली दुनिया से ही जुड़ा हुआ है और पैसे के मामले में ज़्यादा अलग नहीं है। तो जागरूकता। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ट्रेनिंग बहुत होने की ज़रूरत है। हमारी जैसी संस्थाओं को भी इस पर बहुत काम करना है, सोशल मीडिया मैटर्स को। लेकिन RBI, SBI, ये बैंक्स जो है बार बार इस पर बोलते हैं। RBI की एक्चुअली रेगुलर गाइडलाइंस आती है, बस वो उतनी आकर्षित नहीं होती या इतना ऐड नहीं आता उसका। अभी क्या हो गया है, और मैं बहुत सारी ऐसे ऐड की कंपनियां हैं, खेल है, जिसमें इसका विज्ञापन बहुत चलता है। कुछ उसमें से जायज़ है, कुछ नाजायज़ है, पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अपनी जागरूकता बढ़ाइए। एक बार जो प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है ना, वो RBI के पास लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम और RBI करके ज़रा गूगल पे सर्च करिए, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, ऐसा कोई भी लोन फंड नहीं है जो कि RBI के पास लिस्टेड नहीं है। तो वहाँ से काफ़ी कुछ आप वेरीफाई कर सकते हैं। यूज़र के लिए तो अवेयरनेस हो गया कि ठीक है, उसको इसके बारे में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जो इन फ्रॉड्स के ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट काम करती है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको ट्रेनिंग तो की भी ज़रूरत है, लेकिन ट्रेनिंग से ज़्यादा उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी महंगी चीज़ें हैं। ये आसान काम नहीं है। इंटरनेट पे किसी को पकड़ने के लिए, साधारण सी बात बोल रहा हूँ, बिजली, इंटरनेट और कंप्यूटर तो चाहिए ही होगा। हमारी कितनी पुलिस चौकियों में है,
सब कुछ चलता हुआ। ज़्यादातर पुलिस चौकी और आप तो दिल्ली पुलिस के साथ इतना काम करते हैं, वहाँ साफ़ पीने का पानी और वॉशरूम तो होता नहीं। तो ये तो बड़ी लग्जूरियस बातें हैं। अब साइबर क्राइम सेल के पास जब ये आता है तो उनके पास बहुत सारे और क्राइम्स हैं, तो वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा है। ज़्यादातर साइबर क्रिमिनल छोटे अमाउंट का 50,000 के नीचे का फ्रॉड करते हैं, लेकिन बहुत सारे करते हैं। ये खबर इसलिए छप गई क्योंकि करोड़ों का फ्रॉड हुआ था। ऐसे कम फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइबर सेल को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, क्या कहते हैं, समय की ज़रूरत है, और साथ ही में अच्छे एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है। आई थिंक साइबर क्राइम को हमको अलग प्रकार से अप्रोच करना होगा, ये रेगुलर पुलिस के बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान आईआईटी की दुनिया है, यहाँ इतने दिग्गज कंप्यूटर वाले दोस्त बैठे हैं, लोग बैठे हैं, उनके साथ कुछ काम करके हम लोग कुछ सोल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि केसेस के नंबर बहुत ज़्यादा है। कभी भी आंकड़े पढ़ें तो दिन के ही अरबों करोड़ों का घपला हो रहा है, तो साल भर में कितना पैसा जाता होगा। दूसरा, जो कानून की अगर बात करें तो इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए कोई ऐसे प्रोएक्टिवली कोई स्टेप्स लिए जा सकते हैं अभी हाल फिलहाल? तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। अगर आपके अकाउंट से पैसा चला जाए लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। बिना आपके इन्वॉल्व हुए ना बड़ा मुश्किल है पैसा निकालना। कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई होगी, ओटीपी, यूज़र नेम, फ़ोन, तो अगर आपके बिना इन्वॉल्व हुए पैसा चला गया तो वापस आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर इन फ्रॉड्स में आपने वो ओटीपी खुद ही दिया है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नियम कानून है, केस कब तक हल होगा। क्रिमिनल केसेस हिंदुस्तान में वैसे ही समय लगते हैं, ऑल्दो की जो हमारी नई कानून व्यवस्था आई है 1 जुलाई से जो लागू हुई है, उसमें शायद कुछ बदले, शायद कुछ इम्प्रूव हो, लेकिन वही सतर्कता रखनी ज़रूरी है। अगर क्राइम हो जाता है तो सोशल मीडिया मैटर्स की वेबसाइट पे आ सकते हैं, वहाँ पर एक एफआईआर का फॉर्मेट है, साइबर क्राइम सेल का डेटा है, वहाँ जाकर के इसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक बार पैसा चला गया तो वापस आना काफ़ी मुश्किल होता है। ऑल राइट, ये तो थे मेरे सवाल। इसी में मैं अपना एक निजी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसके लिए। तो मेरा वॉलेट चोरी हुआ था, मेरे क्रेडिट कार्ड से कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी। तो एक चीज़ तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि आपका जो पैसा होता है बैंक अकाउंट में और जो क्रेडिट कार्ड में, वो पैसा इंश्योर्ड होता है। लेकिन जो पैसा चोरी हुआ है वो वापस बैंक से लेने में वो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत परेशानी होगी। आपको एक प्रॉपर जो है एफआईआर की पूरी रिपोर्ट जो है, वो जो इन्वेस्टिगेशन है, वो जाके बैंक को देना पड़ेगा, तभी वो पैसा आपके पास वापस आएगा। ये तो तब है जब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। लेकिन अगर ओटीपी आपकी तरफ से गया है तो आप ना के बराबर मान के चलिए कि वो पैसा आपके पास वापस आएगा। तो ये एक इंसिडेंट था जिसके बारे में मैंने और अमिताभ ने बात की कि किस तरीके से उस इंसान को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया। स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का लालच दिया गया। लेकिन आपके पास ये किसी दूसरे तरीके से हो सकता है। आपको आपके हिसाब से दिखाया जाएगा कि आपके साथ आपको ये मिलेगा, क्योंकि वो उनके पास पहले ही इस चीज़ की जानकारी होती है कि आपसे वो कितना पैसा ले सकते हैं। जिनके पास करोड़ों हैं उनके पास करोड़ों के कॉल जाएंगे, जिनके पास हज़ारों हैं उनके पास हज़ारों के ही फ़ोन जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैसे से संबंधित, जिस तरीके से अमिताभ ने बताया कि पैसे से संबंधित कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आ रहा है तो आपको उसी टाइम अब चौकन्ना हो जाना है और पूरा वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या नहीं। क्योंकि जब तक वो आपके हाथ में है वो तब तक ही बच सकता है, आपके हाथ से निकलने के बाद बहुत मुश्किल है। तो एक और सोच मेरे मन में आ रही थी और हमको इस पर पूरा एक एपिसोड करना चाहिए कि ये तो बड़ों की बात थी, आजकल गेमिंग में भी, और खाली ये बेटिंग वाले गेम नहीं, एक्चुअल गेमिंग में, बच्चों के गेमिंग में भी ना पैसा आ गया है। आप कॉइन्स खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं। तो इसके फ्रॉड के बारे में मुझे लगता है कि हमको एक पूरा एपिसोड करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बुद्धू बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, उनको हरास करना, उनको ग्रूम करना ज़्यादा आसान है, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। तो सारे दर्शकों से यही है कि अपने बच्चों से भी इसके बारे में बात ज़रूर करिए। ये पहले की तरह नहीं कि अरे बैंक की बात है तो बड़ों की बात है। ये स्कूल कॉलेज में कक्षा, मतलब 8 साल के बच्चे से लेकर 18 साल का जो एक उम्र का दायरा है, उनसे भी हमें बात करनी चाहिए। एंड आई थिंक वी शुड डू अ टोटल शो ऑन दैट। इसके बारे में भी हमने कई सारे केसेस पढ़े हैं कि कैसे बच्चों ने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर खरीदारी करते हुए कितने पैसों का नुकसान हो गया है, क्योंकि वहाँ पे
प्ले स्टोर पर आपके क्रेडिट कार्ड ऐड हैं, हर जगह हम एडिटेड रखते हैं, जैसे अमेज़ोन या जितनी भी जगह। तो उसका भी एक नुकसान ये है कि वहीं से ट्रांजैक्शन हुआ और वो फ्रॉड हुआ। तो जब तक ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं आता है तब तक सावधान रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।